हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने मनी मार्केट, जैसा कि हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार की होती है, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। कल की क्लास में हमने मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट को कवर किया था। आज हम कैपिटल मार्केट को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। आज के लेक्चर में हम प्राइमरी मार्केट को कवर करेंगे, लेकिन प्राइमरी मार्केट को पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि मनी मार्केट जो है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, इसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट है ये हमारी लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन और वह सारे फंड जो कि लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म में फंड को इकट्ठा करते हैं, वो सब हमारी कैपिटल मार्केट में कवर होते हैं। और दूसरा मेन जो इसका काम है कि ये जो हमारे पास कैपिटल मार्केट जो है वो यूटिलाइजेस इंटरमीडिएरीज। जो कैपिटल मार्केट है वो इंटरमीडिएरीज को यूज करती है। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? सपोज हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने जाते हैं, तो वहां पे जो ब्रोकर बैठे रहते हैं, जो वहां पर एजेंट्स बैठे रहते हैं, वो कौन है? वो इंटरमीडिएरीज होते हैं। जैसे कि अंडर राइटर्स हैं, ये क्या है? ये बैंक है। ये इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं, जिनके थ्रू के ये मार्केट काम करती है। सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, जो कैपिटल फॉर्म होती है, इससे जो कैपिटल मार्केट में एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज से पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी में जो रेट है, जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है, वो कितना होगा, कैसे होगा। क्योंकि यहीं पर जो लोग हैं वो सारे के सारे अपने पैसे को, जो उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो मार्केट है ये एक लिंक प्रोवाइड करती है, एक लिंक बनाती है। ये किसके बीच में? कि एक तो वो जिनके पास सरप्लस फंड है, वो कौन है? वो सेवर है, वो इन्वेस्टर है। क्योंकि ये जो मार्केट, इस मार्केट में ही तो सारी अपॉर्चुनिटीज है सिक्योरिटीज की, कि वो अपने हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से, वो जो उनको बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उनके अकॉर्डिंग, उसमें वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट या मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जो एक साल तक के लिए होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है हमारी मनी मार्केट में। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं इसके। एक हमारे पास, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है ये हमारे पास में न्यू इशू मार्केट होती है, कि जब भी कोई कंपनी अपना न्यू इशू लेकर आती है, जब भी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, तो वो जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर इशू करेगी। और जो सेकेंडरी मार्केट है, इसको सेकेंड हैंड मार्केट भी कहते हैं। इसको हम कल के बाद के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी मार्केट हमारी कौन सी मार्केट होती है? जो कि हमारे पास न्यू इशू मार्केट भी हम इसको कहते हैं। कि जो ये प्राइमरी मार्केट है, कोई भी कंपनी है जब वो अपना न्यू इशू लेके आएगी तो वह कंपनी सबसे पहले अपने जो शेयर्स हैं वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी। ये जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है प्राइमरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो इन्वेस्टर के साथ में डायरेक्टली डील करती है। ये जो प्राइमरी मार्केट है, इस प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेती है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इससे जो प्राइवेट सिक्योरिटीज हैं वो हमारी पब्लिक इशू, जो प्राइवेट इशू है वो पब्लिक इशू में बदल जाएगा। इसको पब्लिक इशू बोलते हैं। तो वो पब्लिक इशू में चेंज हो जाएगा, जो प्राइवेट है वो पब्लिक में चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो प्राइमरी मार्केट है ये हमारे पास जो है वो, इसमें डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है, कि इसमें डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब इस प्राइमरी मार्केट में इसके जो मेन कॉमन, जो इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जो कॉमन हमारे पास इसमें सिक्योरिटीज हमें मिलती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारे पास इसमें डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज भी इसका पार्ट हो सकती है। अगर हम मेथड्स की बात करें
कि कौन कौन से मेथड्स हैं फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास सबसे पहले आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से इनविटेशन है कि जो कंपनी है, कंपनी इनवाइट करती है इसके थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, किसको? जनरल पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर की कंपनी कि कंपनी जो फंड रेज करना चाहती है, कंपनी वो फंड रेजिंग के लिए, जो कंपनी है वो क्यों फंड रेज करना चाहती है, उसके पीछे पर्पस क्या है कंपनी का फंड रेज करने के पीछे। दूसरा कि कंपनी है उसके पास्ट में जो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो पास्ट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है कंपनी का, यह भी प्रोस्पेक्टस में गिवन होता है। नेक्स्ट के फ्यूचर में कंपनी के क्या विजन है, फ्यूचर में कंपनी क्या करना चाहती है, ऐसा भी इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया होता है। जो प्रोस्पेक्टस है, कभी भी देखिए कोई भी कंपनी मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकती। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है तो उसको गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ता है। गोल्डन रूल का क्या मतलब है कि कंपनी अपने बारे में जो ट्रू है, जो फेयर है, वही बात कंपनी उसमें लिख सकती है। अगर कंपनी कोई मिसलीडिंग इस तरीके की स्टेटमेंट लिख देती है अपने प्रोस्पेक्टस में, तो वो सेबी, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है सारा उसको सेबी हैंडल करता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक ये कैसा अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी पावर है इसके पास। पहले इसके पास जो थी वो 1988 में एक एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन बाद में 1992 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। तो ये मिसलीडिंग नहीं हो सकता है। प्रोस्पेक्टस जो हमारे पास ये प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी हुई होती हैं कंपनी के बारे में। जो प्रोस्पेक्टस है, दूसरा प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है वो शेयर होल्डर्स यह जान पाते हैं कि कंपनी में पैसा लगाने से वो एनालिसिस कर सकते हैं कि पैसा लगाने से रिस्क कितना है और इस पैसे के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है इन्वेस्टर की, वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। जो ये प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग नहीं हो सकता, गोल्डन रूल को प्रोस्पेक्टस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो इससे क्या होता है कि कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो वो पब्लिक एट लार्ज तक जा सकती है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड ऑफर फॉर सेल, देखिए ऑफर फॉर सेल जो है उसमें जो कंपनी है वो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, बल्कि वो किसके थ्रू करती है, वो ब्रोकर को हायर कर लेती है। वो ब्रोकर्स के जो थ्रू है उनके थ्रू जो है वो पब्लिक को अपने शेयर इशू करवाती है। मतलब कि इसमें दो स्टेप हुए हमारे पास ऑफर फॉर सेल में। फर्स्ट के जो कंपनी है वो फेस वैल्यू पर अपने शेयर पहले ट्रांसफर करेगी, किसको? ब्रोकर्स को। फिर जो ब्रोकर्स होंगे वो शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको देंगे, किसको? उनको पब्लिक को इशू करेंगे। इससे फायदा क्या होता है कंपनी का? इससे फायदा यह होता है कंपनी का कि कंपनी को, क्योंकि अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो इससे क्या होता है कंपनी के काफी सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो कंपनी को पूरा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंपनी को पूरा करना पड़ेगा। तो उस डॉक्यूमेंटेशन वर्क में उन कॉम्प्लेक्सिटीज से जो है वो कंपनी बच जाती है अगर ऑफर फॉर सेल में, क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब है? एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट कि जो कंपनी है वो इसमें भी इंटरमीडिएरी के थ्रू जो है वो कंपनी अपने शेयर इशू करती है, कि कंपनी जो है वो इंटरमीडिएरी को हायर कर लेगी। कंपनी इंटरमीडिएरी को हायर कर लेती है और फिक्स्ड प्राइस पर उस इंटरमीडिएरी को जो है वो कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देती है, और जो फिर इंटरमीडिएरी है वो जनरल पब्लिक को उन शेयर्स को इशू करता है हायर प्राइस पर। जो इशूइंग कंपनी है, इशूइंग कंपनी एक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करती है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब जो ये इंटरमीडिएरी है, ये इंटरमीडिएरी जो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, कि इंटरमीडिएरी के कुछ ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं, उसके सिलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं, प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं।
उन प्राइवेट क्लाइंट्स को ही जो इंटरमीडिएरी है वो शेयर्स को सेल करती है। और शेयर्स को सेल करते टाइम वो जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, जो कंपनी ने इशू किया हुआ है, उस प्रोस्पेक्टस को वो अपने क्लाइंट्स को दिखाती है कि ये कंपनी का रेपुटेशन है, ये कंपनी की गुडविल है, ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, आप इसको देखें और कंपनी के शेयर्स को खरीद लें। इसमें जनरली जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनीज होती हैं जो कि इस इंटरमीडिएरी से शेयर्स को खरीद लेती है। ठीक है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड है ये भी हमारे पास एक कॉस्ट सेविंग मेथड है, क्योंकि इससे कंपनी को काफी सारी फीस कंपनी की बच जाती है। जैसे कंपनी को पैसा देना पड़ता है, अंडर राइटर्स की फीस देनी पड़ेगी, मैनेजर की फीस देनी पड़ेगी कंपनी को, और भी जैसे कमीशन देना पड़ेगा, और कंपनी को अपना जो नाम है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। तो इन सारी जो फॉर्मेलिटी, सारे कॉस्ट है जो वो कंपनी की सेव हो जाती है। जनरली देखा गया है कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं या फिर जो न्यू कंपनीज होती हैं, वो जो अपने शेयर्स हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो इशू करवाती है मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइट इशू है ऑल्सो एज द नेम सजेस्ट, राइट इशू, जिस पर राइट हो पहले से ही किसी का, प्रीएम्प्टिव राइट। देखिए जी, राइट इशू क्या है कि जो कंपनी है वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो उसके पहले से जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदे हुए हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट देती है कि अगर आप चाहें तो आप हमारे शेयर्स को खरीद लें, अगर आप हमारे शेयर्स को नहीं खरीदेंगे फिर हम इन शेयर्स को जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा करना मैंडेटरी है कि कंपनी जब भी कोई नया इशू लेके आती है तो जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले उसको राइट देना पड़ता है कि जिस प्रोपोर्शन में आपने ऑलरेडी शेयर्स को परचेज कर रखा है उसी प्रोपोर्शन में आप इन शेयर्स को खरीद सकते हैं हमसे। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर हम जनरल पब्लिक को देंगे। ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि इसलिए करती है कि जो अगर नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और वो नए शेयर होल्डर्स को इशू कर देगी सारे, उनको पहले से राइट नहीं देगी, तो इससे उनका कंट्रोल कम हो जाता है और उनकी इनकम भी कम हो जाएगी क्योंकि डिविडेंड भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए उनको पहले से एक प्रीएम्प्टिव राइट दिया जाता है कि आप खरीद लें, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर हम जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे इन शेयर्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो EIPOs, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। ये हमारे पास क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर्स हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी अपने शेयर जो हैं वो जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, उन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को जो कंपनी है वो क्या करती है? अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देती है। और जो फिर ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं ये सारा एप्लीकेशन का और जो अलॉटमेंट, जो ये एप्लीकेशन रिसीव करने का और उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं उनका सारा काम ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स देखते हैं। ये जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है फिर ये ई मोड में ही उन शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास IPOs है, ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को दिए जाते हैं। कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी हैज टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन, मतलब कौन से एक्सचेंज में? ये किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कंपनी इनको इशू कर सकती है, लेकिन जहां पर कंपनी ने पहले से जिस स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी कोई शेयर्स इशू कर रखे हो तो उस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी उन शेयर्स को इशू नहीं करेगी। कोई नया स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी इन शेयर्स को इशू करेगी। जो मैनेजर होता है वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि जो वेरियस इंटरमीडिएरीज, क्योंकि जो ब्रोकर्स है, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, वो कनेक्ट होते हैं, तो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स से जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है मैनेजर। तो ये हमारे पास प्राइमरी मार्केट के कुछ मेथड्स हैं जिससे कि सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में आती है। थैंक यू।